राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मोना मिस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 9 की राजस्थान अध्ययन की बुक स्टार्ट करे थे कल से, और उसमें हम लोग पढ़े थे कल राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट किया था। उसमें भी हम लोग देखा था, एक परिचय देखा था। उसके अंदर हमने क्या देखा था, इम्पोर्टेंट देखा था कि जो उसमें कालीबंगा, आहड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर जैसी पाषाण युगीन, सिंधुकालीन, ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें बागोर जो है मध्य पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास को बताता है। कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता स्थल है, और जो है आहड़ और गणेश्वर ताम्रकालीन सभ्यताओं का सभ्यता है। इसमें हमने नेक्स्ट देखा था आर्य और राजस्थान के संबंध, जिसमें आर्यों की जो है उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, सरस्वती और द्वेषवती नदियों के उद्गम से ही इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यहीं से इन्हीं दो आबों के स्थानों से ये आगे बढ़ी थी। इंद्र सोम की रचना में मंत्रों की रचना हुई, ये इसके अंदर बताया गया था। जांगल प्रदेश, बीकानेर और मरुकांतर, मारवाड़, ये इसके अंदर बताया था। जनपदों का युग बताया था। इसके अंदर कौन कौन से जनपद देखे थे हम लोगों ने, देखो शिवी जनपद देखा था, भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का शिवी जनपद, नगरी जो चित्तौड़ में है, अलवर का साल्व जनपद देखा था। 300 ईसा पूर्व और 300 ईस्वी के मध्य का मालव और अर्जुनन योद्धे की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता था, जहाँ पे मालव हमने देखा था टोंक प्रदेश जो कि पहले जयपुर में था, और जो अलवर भरतपुर था वो अर्जुनाइन जाति रहती थी, वहाँ पे अर्जुनाइन प्रदेश था। और उसके बाद में योद्धे कौन से, गंगानगर और हनुमानगढ़, ये योद्धे प्रदेश के अंतर्गत आते थे। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था मौर्य और राजस्थान के मध्य संबंध देखा था। मौर्यों में हमने देखा था कि जो कोटा का कर्णसुआ शिलालेख है 795 विक्रम संवत का शिलालेख, मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। 770 ईस्वी का मानमोरी का शिलालेख जो कि कर्नल टोड को मिला था, उसमें महेश्वर, भीम, भोज और मानचार राजा का उल्लेख मिलता है मौर्य राजाओं का। और मानसरोवर नामक तालाब राजा मान का जो मौर्य वंशी नाम था उसमें उल्लेख मिलता है। ये हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का नामकरण। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान के नामकरण को। देखो, वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश कहलाता था। बीकानेर और जोधपुर जो कि हमने ऊपर भी देखा था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जांगलधर बादशाह, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कि बीकानेर के राजा अपने आप को क्या कहते थे, जांगलधर बादशाह कहकर बुलाते थे। उनकी उपाधि धारण करी थी जांगलधर बादशाह, और इसी प्रदेश को जांगल प्रदेश कहा जाता था, बीकानेर और जोधपुर। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपाद लक्ष्य के अंदर कौन कौन से आते हैं, देखो सपाद लक्ष्य, जांगल देश के निकट कौन सा है, सपाद लक्ष्य। वर्तमान में अजमेर और नागौर का मध्य भाग कहलाता था, जिस पर किसका अधिकार था, चौहानों का। देखो सपाद लक्ष्य में अजमेर और नागौर, और जांगलधर बादशाह बीकानेर। अलवर का राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। देखो ये अलवर है, मान लो ये अलवर है, तो अलवर का उत्तरी भाग ये क्या है, कुरु देश, क्या बोलते थे इसको, कुरु देश। दक्षिण पश्चिमी जो ये है, दक्षिण और पश्चिमी मत्स्य, ये क्या था, मत्स्य, जिसमें हमारा जयपुर भी आ जाता है, बेराट जिसको बोलते हैं, कोटपुतली बेरोड के अंदर आता है अभी वर्तमान में। और पूर्वी भाग, ये जो पूर्वी भाग है ये सूरसेन किसके अंदर आता है, सूरसेन देश के अंतर्गत आता है। तो देखो उत्तर में कुरु, ये क्या है, अलवर के उत्तर में कुरु, पूर्व में सूरसेन, और जो दक्षिण और ये पश्चिम भाग है ये मत्स्य, जो जयपुर और बैराट वाला पार्ट है। इसके बाद में है नेक्स्ट भरतपुर और धौलपुर।
भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। जो ये हमने देखा था पूर्वी भाग, अलवर राज्य का जो हमने पूर्वी भाग देखा था, क्या बोलते हैं इसको? सूरसेन। सूरसेन के अंदर कौन कौन से आते हैं? भरतपुर, धौलपुर और करौली। कौन कौन आता है? भरतपुर, धौलपुर और करौली का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता है। सूरसेन देश के अंतर्गत आता है। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा। देखो इम्पोर्टेंट है, सूरसेन की राजधानी क्या है? राजस्थान में सूरसेन प्रदेश के कौन कौन से भाग है? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर भी आ जाता है। इसमें अलवर का ही तो पार्ट है सूरसेन, उसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, करौली आता है। और सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा। क्या है राजधानी? मथुरा। मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा और मत्स्य की विराटनगर। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। शिवी जनपद देखा था ना हमने अभी, जो कि नगरी के अंदर था, नगरी चित्तौड़गढ़। और यहाँ पे बता रखा है उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, शिवी, जिसकी राजधानी क्या थी? मध्यमिका। शिवी की प्राचीन राजधानी क्या थी? मध्यमिका। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी आई है ना, देखो नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा। कौन सी जाति का अधिकार रहा? मेव। कौन सी जाति का अधिकार रहा था? मेव जाति का अधिकार, जिस कारण इसे मेदपाट क्या कहते हैं? मेदपाट भी कहते हैं। ये मेव जाति का अधिकार कहाँ पे रहा था? शिवी जनपद में। इसी कारण यहाँ पे इसको मेदपाट भी कहते हैं और प्रागवाट भी कहा जाता है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा प्रदेश को वागड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़। जोधपुर के राज्य को मरु तथा मारवाड़ कहा जाता है। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते हैं। ये जोधपुर आ गया, जोधपुर के दक्षिणी भाग, इसको क्या कहते हैं? गुजरातरा। और सिरोही के हिस्से अर्बुद आबू देश कहा जाता है। जैसलमेर को मान तथा कोटा बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता है। देखो क्या क्या पढ़ लिया हमने। सूरसेन पढ़ा, शिवी पढ़ा, जांगल प्रदेश पढ़ा, जांगल प्रदेश, मत्स्य, सिरोही का अर्बुद प्रदेश और जैसलमेर का मांड, कोटा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता है। झालावाड़ के दक्षिण भाग में मालव देश के अंतर्गत गिना जाता है। कौन से के अंतर्गत? मालव देश के। ये पूरा पैराग्राफ आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा और आप यहाँ से नोट्स बनाइएगा अच्छे से। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। मतलब कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, अलग अलग प्रदेश के अलग अलग नाम हमने देखे। ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है? देखो ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। मैं कह रही हूँ ये पूरा पैरा इम्पोर्टेंट है, तो आप यहाँ से नोट्स बनाइएगा। पर प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, बुक का नाम इम्पोर्टेंट है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इस राज्य का नाम राजस्थान और राजस्थान रखा। किसमें? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये किसकी बुक है? कर्नल जेम्स टोड की। 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। इसमें क्या कहा गया राजस्थान को? राजस्थान और राजस्थान। तो आपको पूछा जाएगा राजस्थान के लिए राजपुताने शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉर्ज थॉमस ने कब किया? 1800 ईस्वी में। राजस्थान के लिए राजस्थान का प्रयोग किसने किया था? तो वो क्या था? टोड ने। कब किया था? 1829 ईस्वी में। किस में किया था? उनकी बुक थी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान।
ये किसको समर्पित थी? तो ये बता दूँ आपको कि इनके गुरु थे यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र को ये पुस्तक समर्पित थी। तो ये राजस्थान का परिचय हो गया। यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन जरूर बनेगा नामकरण से, कि हमने एक बार और देखा देती हूँ मैं आपको। बीकानेर, बीकानेर जांगल प्रदेश, बीकानेर प्लस जोधपुर, जांगल प्रदेश। जो भरतपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये इसका अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आता था। सूरसेन, सूरसेन, सूरसेन की सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा, मथुरा। कुरु की क्या थी? कुरु की देखी थी हमने इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। मत्स्य की विराटनगर, विराटनगर, विराटनगर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहते थे? वागड़ कहते थे। और सिरोही, अर्बुद प्रदेश, जैसलमेर को मांड, कोटा बूंदी को हाड़ौती के नाम से पुकारा जाता था। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान और राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, उनकी बुक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे टॉपिक प्राचीन सभ्यताएं। प्राचीन सभ्यताएं, राजस्थान और प्रस्तर युग। फर्स्ट है राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदिमानव का प्रादुर्भाव कब और कहाँ हुआ, उसके क्या क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, इसका प्रमाण उपलब्ध नहीं है। परंतु प्राचीन प्रस्तर युग, जो पाषाण युग है, प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए हैं। चित्तौड़ उसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान किया जाता है कि यह क्षेत्र काल के उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा है। लूणी नदी के तट में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी? सेकंड पीढ़ी, इंपॉर्टेंट लगाना, मध्य पाषाण काल और नवीन पाषाण युग है। कौन से हैं? मिड और न्यू पाषाण युग है। आज के हजारों वर्ष पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही है। इस काल में उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूनी तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों व दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेड़च, देखो चित्तौड़ जिलों में बेड़च उसकी सहायक नदियों की घाटी में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागोर और तिलवाड़ा के उत्खनन में नवीन पाषाणकालीन तकनीकी उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। देखो बागोर और तिलवाड़ा कौन से हैं? नवीन पाषाण युग से संबंधित है। इनके अतिरिक्त, किनके अतिरिक्त? जो हमने पढ़ा उनके अतिरिक्त आगे देखो किनके अतिरिक्त और क्या क्या मिलता है। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। नवीन पाषाण युग में कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान हुआ। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग की स्थापना हुई। धातु युग की स्थापना 6000 वर्ष पहले हुई थी। धातुओं के युग की स्थापना की, परंतु समयांतर जब तांबा और पीतल, लोहा आदि उसी ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग औजार बनाने के लिए किया गया। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया है और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। नेक्स्ट है कालीबंगा। फर्स्ट है कालीबंगा, पढ़ेंगे इसके अंदर। देखो इम्पोर्टेंट लगा लेना, कालीबंगा अर्थात काले रंग की चूड़ियाँ, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा इसीलिए पढ़ा। कौन सा स्थल है? सिंधु कालीन, हमने पढ़ा था पहले, सिंधु कालीन सभ्यता का स्थल है सिंधु कालीन। यह सभ्यता वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़।
सरस्वती और द्वेषवती नदियों के तट पर बसा हुआ है। कहाँ पे बसा हुआ है? सरस्वती और द्वेषवती नदियों के तट पर बसा हुआ है, जो कि 2400 से 2250 ईस्वी पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। कालीबंगा के मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुए हैं। इनमें से पूर्वी टीला, नगर टीला। पूर्वी टीला कौन सा कहलाता है? नगर टीला, जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? साधारण बस्ती के। पश्चिमी टीला दुर्ग टीला के रूप में जाना जाता है। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? सुरक्षा प्राचीर बनी हुई है। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से किसके साक्ष्य मिले हैं? एक तो पूर्व हड़प्पा कालीन के, एक हड़प्पा कालीन के, एक उत्तर हड़प्पा कालीन के। हड़प्पा से पहले के, हड़प्पा के और हड़प्पा के बाद के, तीनों के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। पूर्व हड़प्पा कालीन स्थल से क्या मिला है? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो संसार में प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। संसार में ही, वर्ल्ड में ही सबसे पुराने हैं। पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बनती थी और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियों तथा कूड़ा डालने की मिट्टी के बर्तन नगर की सफाई की असाधारण व्यवस्था के अंग थे। वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहाँ के धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। किसकी कौन सी ईंटें होती थी? धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और मुहरों पर जो लिपि अंकित की गई है, वह सैंधव लिपि से मिलती जुलती है। किससे मिलती है? सैंधव लिपि से, जिसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। कालीबंगा से पानी की निकास के लिए लकड़ी, देखो पानी कैसे निकालते थे कालीबंगा में, लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली है। ताम्र से बने कृषि के कई औजार भी यहाँ आर्थिक उन्नति के परिचायक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी की नगर योजना के अनुरूप दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों का मृतक के प्रति श्रद्धा, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियाँ मिली है। दुर्भाग्यवश ऐसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः सूखा, नदी मार्ग में परिवर्तन इत्यादि माने जाते हैं। तो इसकी जो विनाश का कारण क्या माना जाता है? सूखा, नदी मार्ग इत्यादि। कालीबंगा सभ्यता हमने पढ़ी। क्या पढ़ी? कौन सी नदियों के किनारे हैं? इसको सरस्वती जिसको द्वेषवती नदी बोलते हैं, और अभी वर्तमान में घग्गर नदी बोलते हैं, के किनारे मिली है। 2400 से 2250 ईसा पूर्व की ये सभ्यता है। 2 टीले मिले हैं, पूर्वी और पश्चिमी टीला। चारों ओर सुरक्षा प्राचीर हैं इनके। जो पूर्वी टीला है उससे किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पूर्वी टीला से साधारण, यहाँ से पूर्व हड़प्पा कालीन, हड़प्पा और हड़प्पा के बाद के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे कच्ची मिट्टों से, जो ईंटों से पकाई हुई मिट्टी के, धूप में पकाई हुई मिट्टी से घर बनाए हुए हैं। यहाँ पे पानी निकासी के लकड़ी और ईंटों की नालियाँ बनाई जाती थी। तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये सब कुछ यहाँ से मिला है और आप इनको नोट्स में उतारिएगा। पूरा कुछ इम्पोर्टेंट है, कालीबंगा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में है नेक्स्ट आहड़। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान मतलब ये यहाँ पे आहड़ है। आपको मैपिंग करके भी बता रही हूँ कि राजस्थान में ये दक्षिण पश्चिम है, यहाँ पे आहड़ मिलेगा आपको उदयपुर के अंदर। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग है। किसकी नदी? कौन सी नदी है? बनास नदी के किनारे है। कौन? आहड़। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयरन नदी के किनारे मौजूद है। इसको बनास नदी की सहायक नदी आयरन नदी के
मौजूद है। ये ताम्रवर्ती नगरी धूलकोट के नाम से भी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी। आहड़ को और किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट और ताम्रवर्ती नगरी, ताम्रवर्ती नगरी के रूप में जाना जाता है। ये सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बनी थी। कब बनी थी? 4000 वर्ष पूर्व। और कालीबंगा कब बनी थी? बताइएगा मुझे, कालीबंगा कब बनी थी? कालीबंगा बनी थी 2400 से 2200, 2400 से 2250 ईसा पूर्व। और ये आहड़ 4000 ईसा पूर्व बसी थी। विभिन्न उत्खनन के स्तरों पर पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती उजड़ी और बसी है। बस्ती उजड़ने और बसने का प्रमाण, उजड़ने और बसने का प्रमाण आहड़ से मिला है। इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट देखो, आप नोट्स बनाइएगा। उदयपुर जिले में है, आहड़ नदी के किनारे हैं, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व की ये सभ्यता है। यहाँ से कई बार बस्ती उजड़ने और बसने के प्रमाण मिलते हैं। आहड़ के आसपास तांबे की खनन, इसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। एक ये भी नोट्स में ऐड कीजिएगा। ऐसा लगता है कि आहड़ आसपास तांबे की खानों के होने के सतत रूप से इस स्थान पर निवास धातु के उपकरणों से बन रहे हैं और उसे ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 500 मीटर लंबे धूलकोट टीले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्रियाँ प्राप्त हुई है। क्या क्या मिले हैं? देखो, तांबे की कुल्हाड़ी, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े और हड्डियाँ। तांबा भी मिला है, लोहा भी मिला है, बांस लकड़ी भी मिली और हड्डियाँ भी मिले हैं। कहाँ से? आहड़ से। अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन, गली का खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हे, 4 से 6 बड़े चूल्हे मिलते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे लोग एक साथ रहते थे, साथ साथ संयुक्त परिवार रहते थे, जो कि आजकल नहीं देखने को मिलता है। सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं। आहड़ में खुदाई प्राप्त बर्तन तथा उनसे खंडित टुकड़ों से हमें इस युग के मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं, तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की कौन सी मुद्राएं? यूनानी मुद्राएं मिलती है। इसमें इतना तो स्पष्ट है कि इस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी व्यापारों से था। मतलब राजस्थान का व्यापार जो है विदेशी व्यापारों से ही चलता था। इस बनास सभ्यता की व्यापक एवं विस्तार गिलूंड, बागोर और आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यताओं से भी था। किससे है? नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन और कायथा। आपको एग्जाम में दे देगा कि आहड़ का संपर्क किस किस इनमें से किससे नहीं था। तो ये 4 ये नाम दे देगा और एक अलग से नाम दे देगा। तो आंसर आपको ध्यान रखना है कि नवदा टोली से था, हड़प्पा, नागदा, एरन और कायथा से था। आदि भागों से प्राचीन सभ्यताओं से भी था। जो यहाँ से प्राप्त काले लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार कौन कौन से? काले लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार उत्पादन और कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। तो ये थी आपकी आहड़ सभ्यता। एक बार फिर से बता देती हूँ, उदयपुर में है ये, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में है, बनास नदी के किनारे हैं, आयड़ नदी भी इसको बोलते हैं, ताम्रपाषाण, ताम्रवर्ती नगरी और धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है इसको। 4000 वर्ष पूर्व बसी थी ये यहाँ। कई बार उजड़ने और बसने के प्रमाण मिलते हैं। तांबे की अनेक खानें होने का प्रमाण मिलता है। धूलकोट के टीले, यहाँ पे तांबे की कुल्हाड़ी, लोहे के औजार, बांस की टुकड़ियाँ, हड्डियाँ भी मिली हैं। 4 से 6 बड़े चूल्हे मिले हैं। यहाँ पर यूनानी मुद्राएं भी मिली है और बागोर और अन्य आसपास के स्थान भी यहाँ पे मिलते हैं। काले और लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन और कायथा आदि भागों के प्राचीन सभ्यताओं से भी है। तो ये है आहड़। नेक्स्ट है बेराट। नेक्स्ट क्या है? बेराट। वर्तमान जयपुर में जिले के स्थित बेराट का महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बीजक डूंगरी,
भीम डूंगरी और मोती डूंगरी। देखो कौन कौन सी डूंगरी पर है ये। पहले तो देखो ये जयपुर में है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के समीकरण किया गया है। यहाँ की पुरातत्व पहाड़ियों की बीजक डूंगरी और भीम डूंगरी, मोती डूंगरी। कौन सी? बीजक, भीम, मोती डूंगरी। यहाँ की बीजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा। किसने? कैप्टन बर्ट ने क्या खोजा? अशोक का भाब्रू का शिलालेख। कहाँ से? बीजक डूंगरी से, जो कि कहाँ, किसका हिस्सा है? बेराट सभ्यता का। इनके अतिरिक्त यहाँ बौद्धों की स्तूप, मंदिर, गोल मंदिर। बौद्धों के मंदिर भी कैसे मिले हैं? गोल मिले भाई साहब। अशोक स्तंभ के साक्ष्य मिले हैं। ये सभी अवशेष मौर्य युगीन हैं। कैसे हैं ये अवशेष? मौर्य युगीन। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने बेराट का विध्वंस कर दिया। बेराट का विध्वंस किसने किया? मिहिर कुल ने। हूण आक्रांता, मिहिर कुल, हूण। चीनी यात्री युआन च्वान अपनी यात्रा वृत्तांत बेराट का उल्लेख। चीनी यात्री जिसको हेनसांग भी बोलते हैं हम, युआन च्वांग, इसने अपनी यात्रा के अंदर बेराट का वर्णन किया है। किसका? बेराट का वर्णन किया है युआन च्वान ने अपनी यात्रा वृत्तांत के दौरान। सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र हमने कालीबंगा देख लिया, आहड़ देख लिया और बेराट देख लिया। इसके अलावा भी सभ्यता के प्रमुख केंद्र है। देखो पाषाण सभ्यता के प्रमुख केंद्र बागोर। पाषाण सभ्यता का प्रमुख केंद्र बागोर से भारत के पशुकालीन प्राचीनतम अवशेष मिले हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता के दो वृहद समूह सरस्वती और बनास नदी के कांठे में पनपे थे, जिनका वर्णन ऊपर के पृष्ठों में किया गया। अभी जो किया ही था, सरस्वती और बनास नदी। सरस्वती में कौन थी? कालीबंगा, और बनास में आहड़। इसी प्रकार राजस्थान में अन्य कई महत्वपूर्ण केंद्र रहे हैं जो इस युग के वैभव की दुहाई दे रहे हैं। गणेश्वर, खेतड़ी, दरीबा, ओजियाना, कुराड़ा आदि से प्राप्त ताम्र उपकरणों के उपयोग अधिकांश राजस्थान के अतिरिक्त हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ आदि में भी होता था। देखो तांबा कहाँ कहाँ मिला है? गणेश्वर से, खेतड़ी से, दरीबा, ओजियाना और कुराड़ा से। ये ताम्र पाषाण जो है उपकरणों के स्थल है, तो ये याद रखना। सुनारी, ईसवाल, जोधपुरा, रेड इत्यादि स्थलों से लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। लोहयुगीन कहाँ से मिले हैं? सुनारी से मिले हैं, ईसवाल से मिले हैं, जोधपुरा जो कि जयपुर में है, रेड टोक में है, सुनारी झुंझुनू में और ईसवाल उदयपुर में है। यहाँ से किसके मिले हैं? लोहयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले। अतः सरस्वती, द्वेषवती नदी, बेड़च, आहड़, लूणी इत्यादि नदियों की उपत्यकाओं में दबी पड़ी कालीबंगा, आहड़, बागोर, गिलून, गणेश्वर आदि बस्तियों से मिले प्राचीन वस्तुओं में एक विकसित और व्यापक संस्कृति का पता लगा। ये सभ्यताएं न केवल स्थानीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती थी, अपितु चित्रकला, भांड शिल्प तथा धातु संबंधी तकनीकी कौशल में पश्चिमी एशिया, इराक, अफ्रीका आदि की प्राचीन सभ्यताओं से संपर्क में थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं देखी, राजस्थान का नामकरण देखा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आप साथ के साथ में नोट्स बना रहे हैं। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होगा, एक बार मैं आपको वन लाइनर थ्रू या फिर जो नोट्स है उसके थ्रू मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी है और आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और मुझे आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।